दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी सिंड्रेला। दूर से ये जो ट्रेन रेंगती दिखती है, असल में इसकी रफ्तार कितनी तेज होती है ये अब मुझे पता चल रहा था। साहिल होते तो आधे घंटे पहले ही स्टेशन ले आए होते, पर आज अकेले एक ही हाथ में अटैची और बैग थामे दूसरे हाथ से बोगी के दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश नामुमकिन लग रही थी। फिर पता नहीं किसने मेरा सामान अंदर धकेला, किसने मुझे खींचा, पर फाइनली बुरी तरह हांफते हुए मैं कंपार्टमेंट के अंदर थी। अपनी धौंकनी सी तेज सांसों पर काबू करते हुए मैंने पानी की पूरी बोतल खाली कर दी और सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। इतनी दौड़ भाग मैंने कभी नहीं की थी। रोकते रोकते भी कुछ आंसू छलक आए। दर्द भरी शिकायतें फिर उमड़ आई थीं। क्यों चले गए थे साहिल हमको छोड़ के? ऐसे कैसे दिल धड़कना रुक गया उनका? शाम को जल्दी आऊंगा कहकर ऑफिस के लिए निकलने वाले साहिल अपना वादा कैसे भूल गए? अब उनके बिना कैसे मैं खुद को संभालूं और कैसे प्रीति और श्रुति को? कैसे मैं अकेले उन्हें समझदार बनकर साथ में जीना सिखा पाऊंगी? रुलाई रोकने के लिए मैंने कस के होंठ भींच लिए, जैसा कि मैं पिछले 2 महीनों से करती आई थी। दर्द पर लगाया बांध टूट जाता तो मेरा वजूद बह जाता, पर अभी मैं टूट नहीं सकती थी। चंद गहरी सांसें लेते हुए मैंने कंपार्टमेंट में नजर दौड़ाई। रात 10 बजे ज्यादातर पैसेंजर सोने की तैयारी में थे। मैंने खिड़की के बाहर निगाहें टिका लीं। बाहर की स्याही मेरी नींदों को भी निगल चुकी थी। तभी कुछ खुसुर फुसुर ने मेरा ध्यान खींच लिया। अरे सो जाना बेटा, अब यहाँ भी क्यों स्टोरी सुननी है तुझको? फिर एक बच्चे की लड़ियाती आवाज आई, प्लीज ना मम्मा, बस 1 स्टोरी। उसकी मम्मी झुंझला आ गई, अभी नहीं याद आ रही ना कोई स्टोरी? बच्ची फिर कुनमुनाई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं सुना दूं? और कहते ही मैंने अपनी जीभ दबा ली। क्या जरूरत थी बोल पड़ने की? लेकिन तब तक हल्के अंधेरे के उस पार से एक 4-5 साल की लड़की कूद कर मेरे बगल में आ बैठी। एक्साइटमेंट में कसमसाती गोल गोल आंखें चमकाती उस बच्ची ने मेरी उदासी न जाने कहाँ झटक दी। बहुत टाइम पहले दूर कहीं पहाड़ों में एक बहुत प्यारी सी लड़की रहती थी, सिंड्रेला। वो खूब मिल्क पीती थी ना, और एप्पल भी खाती थी, तभी तो इतनी प्यारी थी। आप भी मिल्क पीते हो ना? मैंने पूछा तो छोटा सा सर 10 बार ऊपर नीचे हिलाते हुए वो मेरे पास खिसक आई। और जब तक कहानी वाली सिंड्रेला की जिंदगी की कहानी पटरी पे आई, वो बच्ची मेरी गोद में सर टिकाए सो चुकी थी। उसकी मम्मी उसे गोद में उठाते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। आप वाकई बहुत अच्छे से कहानी सुनाती हैं। आसपास की कुछ आवाज़ों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहानी ने इतने लोगों को खींच लिया था, ये देख के मैं सकुचा गई। बोली, प्रैक्टिस है बस, मेरी छोटी बेटी कहानी सुन के ही सोती है। उन्होंने पूछा, कितनी बड़ी है आपकी बिटिया? 14 साल की। मेरा जवाब सुनते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों का यूं चुप हो जाना कोई नई बात नहीं थी। मेरी 14 साल की बेटी ऐसे बिहेव करती है, ये देख सुनकर लोग थोड़ा सकपका जाते ही हैं। थकान अब मुझ पर हावी होती जा रही थी। ट्रेन का ये सफ़र अब मुझे यादों के सफ़र पे लिए जा रहा था। बहुत पीछे, जब जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत था, उसका हर कतरा गुलाबी था। जहां मैं थी, हमारा हाथ थामे हुए साहिल थे, हमारी गुड़िया सी बेटी प्रीति थी, और दूसरी बिटिया दुनिया में बस आई ही थी। अस्पताल के बेड पर जब मैंने एनेस्थीसिया से बोझिल पलकें खोली थीं तो सब और केवल रंग नाचते हुए नजर आए थे। धीरे धीरे साफ नजर आया तो दर्द के बावजूद हंसी आ गई। बाप बेटी खुशी के मारे बौरा आ गए थे। बेचारे साहिल वैसे तो नन्ही प्रीति को उल्टे सुल्टे कपड़े ही पहना पाए थे, लेकिन पूरे कमरे में करीने से हर कलर के गुब्बारे और स्ट्रीमर्स लटका दिए गए थे। और फिलहाल दोनों सालसा और भांगड़ा का कुछ खिचड़ी टाइप डांस कर रहे थे। मेरी आंखें खुली देखकर साहिल झट से गुलाबी बंडल सी गुड़िया को पालने से उठा लाए। चश्मे के पीछे उनकी पलकें भीग रही थीं और मुस्कुराते हुए होंठ कांप रहे थे।
उनकी चमकती आंखों में अपनी नन्ही बिटिया की शक्ल देखकर मैंने मुस्कुराते हुए उनके कंधे से सर टिका लिया। तभी चहचहाती हुई प्रीति बीच में कूद पड़ी। मम्मा देखो, छोटा बेबी। अब मैं भी पूजा, आशु सबको जाके बताऊंगी कि मेरे पास भी एक बेबी है। मैं उसी के साथ खेलूंगी, उसी के साथ स्टोरी सुनूंगी, है ना? मैंने सावधानी से उसे अपने से सटाया और उसके गालों को चूम लिया। उसके ब्लू टॉप को रेड पोल्का प्रिंट की मिसमैच स्कर्ट में टक इन किया और फिर उसकी खुली आ रही पोनी टेल को टाइट करके उसकी आंखों में झांका। ना भाई, हमें तो अपना ये प्रीति बेबी ही पसंद है बस। ये दूसरा वाला तो। वो मेरी पकड़ छुड़ाकर कूद गई और भोलेपन से पालने को अपनी नन्ही बाहों से ढक लिया। फिर ठुमकते हुए बोली, पर मुझे तो ये पसंद है, सिंड्रेला। हाँ, फेरी लाइए इसको, सच्ची मुझे चाहिए ये, प्लीज मम्मा, पापा। साहिल और मैं मुस्कुरा दिए। फिलहाल सिबलिंग राइवलरी का खतरा नहीं दिख रहा था। 3.5 साल की प्रीति ने अपनी बहन श्रुति को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया था। आधी जंग तो हम जीत ही गए थे, लेकिन हमें कहाँ अंदाजा था कि हमारी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, जिसको हमें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। हमारी प्रीति को अब उसका अपना वाला छोटा बेबी यानी नन्ही मुन्नी श्रुति मिल गई थी और हमारी हैप्पी फैमिली पूरी हो गई थी। साहिल और मैं जैसे टाइम मशीन में सवार होकर उस दौर में वापस पहुंच गए थे जब प्रीति हुई थी। हमारे फिर से वही अजीबो-गरीब वाले हाल थे। हम फर्श पर बिखरे खिलौनों के बीच से पंजों के बल उचकते हुए गुजरते और घर के किसी भी आड़े टेढ़े कोने में झपकी लेते पाए जाते। ड्रेसिंग टेबल पर अब अलाना फलाना, सिरप, बेबी लोशन वगैरह की शीशियां पसरी होती और अलमारियां खोलते ही डायपर के पैकेट मुंह पे गिरते। एक बार फिर से डीओ की जगह साहिल के कपड़ों से बेबी ऑयल महकता और मिल्क पाउडर की फंकी लगाते मैं अक्सर पकड़ी जाती। हमारा घूमना फिरना अब प्रीति को स्कूल छोड़ने से शुरू होता और श्रुति के वैक्सीनेशन वाले क्लिनिक पे खत्म होता। वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। हमारी ये कोशिश कि प्रीति अपनी बहन को अपना कॉम्पिटिटर ना समझे, कामयाब होती दिखाई दे रही थी। अब वो दिन भर छुटकी के आगे पीछे नाचते हुए पूछती, क्या मैं इसको बैग में लेके स्कूल ले जाऊं मम्मा? या कहती, ओफो, ये कब बड़ी होके मेरे साथ खेलेगी पापा? और रात में कोहनी के बल लेटकर मुझसे कहानियां सुनती। बीच में कब नींद आ जाती मुझे पता ही नहीं चलता। फिर मैं अचानक देखती कि वो उस कहानी को पूरा कर रही है। हाँ तो पता है फिर क्या हुआ? सिंड्रेला की जो सिस्टर थी ना, बहुत बहुत बैड थी। वो ना उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। फिर ना एक प्रिंस आया, अरे जिसके सर पे क्राउन होता है ना, वही। और फिर ना उसके घर पे खूब बड़ी वाली पार्टी थी। अरे बुद्धू जैसी अपने घर हुई थी ना, उससे भी खूब खूब बड़ी। हाँ। आधी मुंदी आंखों से मैं मुस्कुराते हुए देखती कि नन्ही श्रुति कैसे सोच में डूबी चुपचाप कहानी सुन रही होती और साहिल के खर्राटों के बावजूद मीठी नींद में सो जाया करती। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा था पता ही नहीं चला, लेकिन श्रुति के साल भर का होते होते मन में कहीं कुछ खटकने सा लगा था। वो ना हमारी तरफ ज्यादा देखती थी, ना वैसे रिस्पॉन्स देती थी जैसे इस उम्र में प्रीति दिया करती थी। साहिल ने मुझे समझाया कि मैं चिंता ना करूं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी उभर आई थीं। और कुछ ही महीनों बाद एक शाम हम दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे और धड़कते दिल से वो बंद दरवाजा देख रहे थे जिसके पीछे हमारी नन्ही बच्ची के टेस्ट वगैरह किए जा रहे थे। और फिर हमें पता चला कि हमारा डर सही था। श्रुति के साथ सब ठीक नहीं था और हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना था। मेरा बदन कांप रहा था, मेरे होंठ थरथरा रहे थे और मैंने पूरी ताकत से श्रुति को भींच रखा था। ऐसा मेरी बच्ची के साथ कैसे हो सकता था? ऑटिज्म, जिस सिंड्रोम का नाम तो बस सुना ही था, कैसे मेरी नन्ही बिटिया से जुड़ सकता था? अब क्या करें हम? कैसे उखाड़ फेंकें इस मनहूस बीमारी को श्रुति की जिंदगी से? क्या करें कि वो ठीक हो जाए?
अपनी आंखें पोंछते हुए मैं डॉक्टर के भारी भरकम लफ्जों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। थेरेपी, मेडिसिन, स्पेशल स्कूल, फुल अटेंशन, बेस्ट केयर वगैरह सब समझने की कोशिश कर रही थी। उधर मेरे दुपट्टे का कोना छोड़ के प्रीति अब चुपचाप पीछे बेंच पर बैठने चली जा रही थी, अकेले। न उसे कुछ समझ आ रहा था, न ही वो कुछ पूछ पा रही थी और न ही हम उसको कुछ समझाने की हालत में थे। आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी तेजी से बदलती चली गई। साहिल को ओवरटाइम करना पड़ा और घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। खुशमिजाज और बातूनी प्रीति अब खामोश होती जा रही थी। उसकी डांस परफॉर्मेंस होती तो मुझको श्रुति को थेरेपी के लिए ले जाना होता, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती और मैं डॉक्टर के पास जा रही होती। उसकी आंखें शोकेस में सजी गुड़िया पे टिक जाती और मैं श्रुति की दवाई की कीमत सोचकर मुट्ठी भींच लेती। साहिल और मैं उसे श्रुति की तबीयत के बारे में बताते, अपने प्यार का उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करते, पर उसे दूर जाता महसूस करने लगे थे। मुझे गिल्ट महसूस होने लगा था। जब वक्त मिलता मैं अब भी उसका फेवरेट केक बेक करती थी, लेकिन अब वो उसमें लगे जेम्स हटा देती थी। एक दिन मैंने जब उसके लिए स्वेटर बुनकर उसको सरप्राइज गिफ्ट किया तो एक फीकी मुस्कुराहट लाके वो बोली, ये श्रुति पे बेटर लगेगा। हालांकि वो श्रुति के साथ खेलने, उससे बात करने में कतराती थी, फिर भी ये ज़रूर ध्यान रखती थी कि कहीं उसको चोट न लग जाए और ये भी कि उसके दोस्त कभी श्रुति का मजाक न उड़ाए। एक रात फिर मेरी बेड टाइम स्टोरी चल रही थी, वही प्रीति की फेवरेट सिंड्रेला, क्योंकि केवल उसी कहानी पर श्रुति भी रिस्पॉन्ड करती थी। सिंड्रेला बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, पर उसकी सिस्टर नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला उस राजकुमार की पार्टी में जाए, तो उसने बेचारी सिंड्रेला को, तभी प्रीति ने कहानी में ब्रेक लगा दिया। सिस्टर अच्छी होती भी नहीं है, किसी की भी नहीं, मुझे नहीं सुननी है स्टोरी, मुझे कभी आपके पास लेटना भी नहीं है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, पर वो श्रुति को धकेलते हुए चली गई। मैं उसे मनाने के लिए उठने लगी, लेकिन श्रुति ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मुझे वो कहानी पूरी करनी ही पड़ी, पर मेरा गला भर आया था। मेरी प्रीति का दर्द मुझको भींचे डाल रहा था। प्रीति का दर्द मैं महसूस कर रही थी, उसे खुद से दूर जाते देख रही थी, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। श्रुति मेरे सिवा किसी और से इंटरेक्ट नहीं करती थी और मेरे ध्यान न देने पर बेतरह नाराज हो जाती थी। एक ही काम को बार बार करवाती थी। हाँ, दीदी की तरफ उसका कुछ झुकाव दिखता तो सही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ प्रीति का बर्ताव बिगड़ता जा रहा था। अक्सर श्रुति मेरी नजर बचा के अपनी दीदी के पास पहुंच जाती, लेकिन फिर रोते हुए ही वापस लौटती। साहिल और मैंने हार कर सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। फिर प्रीति के 17वें जन्मदिन के वक्त साहिल और मुझे उसको मनाने और अपना प्यार जताने का मौका मिल गया। हम उसकी पसंद की एक चीज लाके चुपचाप स्टोर में रखने लगे, उसकी पसंद का मेन्यू प्लान करने लगे, उसके दोस्तों की लिस्ट बनाने लगे। ऑटिस्टिक बच्चे वैसे तो कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन किसी एक काम में वो बहुत अच्छे हुआ करते हैं और श्रुति ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। मैंने जब एक्साइटमेंट में उसको प्रीति के बर्थडे प्लान्स बताए तो उसने क्रेयॉन्स पकड़े पकड़े कुछ सोचा और वापस अपनी ड्राइंग में लग गई। अपने बर्थडे के दिन जब प्रीति स्कूल से लौटी तो हमारा किया हुआ डेकोरेशन देखकर हक्का बक्का हो गई। पहली बार उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। फिर उसके फ्रेंड्स आ गए तो वो कुछ हैरान और कुछ खुश भी हो गई। तभी सर झुकाए लड़खड़ाती हुई श्रुति उसकी तरफ बढ़ी तो सब हैरान रह गए। उसने एक शीट प्रीति को पकड़ाई और अपने में गुम लौट गई। मैंने झांक कर देखा, उस पर पिंक गाउन पहने, कमर तक लहराते बालों पर एक मुकुट जैसा पहने स्माइल करती एक लड़की बनी हुई थी, जिसके गालों पर प्रीति जैसे ही डिंपल थे। नीचे लिखा था सिंड्रेला। उसके बगल में श्रुति ने सर टेढ़ा किए नजरें झुकाए खड़ी एक अजीब सी लड़की भी बनाई थी, जिसको देखकर मेरे आंसू उमड़ पड़े। क्या वो प्रीति से इतना प्यार करती थी? क्या वाकई उसे प्रीति की बेरुखी चोट पहुंचाती थी? क्या वो अपनी दीदी को सिंड्रेला और खुद को उसकी बदनसीब बहन समझती थी? घिसटते पैरों से मैं वापस आ गई।
प्रीति वहीं खड़ी रह गई, चुपचाप। और अगले दिन उनके ऑफिस से साहिल के हार्ट अटैक की खबर आ गई। बदहवास में अस्पताल पहुंची और तब तक साहिल हमको छोड़कर जा चुके थे। उस पल मैं अंदर ही अंदर टूट के बिखर गई और तभी सर झुकाए खड़ी श्रुति की हथेली मेरे सर्द गालों को सहला गई। मैंने उसे अपनी आंखों पर रखकर अपने आंसू वहीं सुखा दिए। मैं रो भी नहीं सकती थी, मुझे हिम्मत रखनी थी, मुझे उसको संभालना था। बेहाल हुई जा रही प्रीति को भी संभालना था। मेरे सुन्न होते दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे टूटना नहीं है। साहिल की भी जगह लेकर अपने बच्चों को बिखरने नहीं देना है। साहिल के जाने का दर्द एक सवाल बनकर टीस रहा था। अब कैसे अकेले मैं एक दूजे से दूर जाती अपनी इन बेटियों को नजदीक ला पाऊंगी। आने वाले दिन हमें अपने दुख में कैद करते नजर आ रहे थे। प्रीति बिल्कुल खामोश थी। श्रुति के एहसास तो खैर पता ही नहीं चलते थे और मैं अचानक आ पड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी जा रही थी। बैंक, पेंशन, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा था और मैं मशीन की तरह सब किए जा रही थी। जब 3 दिनों के लिए दिल्ली जाने का पता चला तो एक बारगी मैं घबरा गई थी। वहां मैं दोनों बच्चों को नहीं ले जा सकती थी और घर में छोड़ने पर क्या हो सकता है ये सोचकर भी दिल कांप रहा था। शायद प्रीति अपनी बहन का ख्याल रखना तो दूर, उसे बर्दाश्त तक ना करे। लेकिन कोई ऑप्शन भी कहाँ था। जितना हो सकता था उन्हें समझाकर मैं दिल्ली चली आई थी। पूरा समय आशंका से घिरी रही, इसीलिए काम खत्म होते ही मैंने एक दिन पहले ही ट्रेन पकड़ ली थी। तभी कंपार्टमेंट में लाइटें जल गईं और मैं चौंक कर यादों से वापस आ गई। रात के कोई 2:30 बज रहे थे। लखनऊ का चारबाग जंक्शन आने वाला था। स्टेशन से बाहर निकलते ही रात का अंधेरा देखकर मैं थोड़ा ठिठक गई। फिर घर पहुंचने की जल्दी में ऑटो में बैठ गई। भैया जल्दी करना, कहते हुए मेरा गला रुंधने लगा। फिर कुछ ही देर बाद मैं घर के सामने खड़ी थी। कांपते हाथों से डुप्लीकेट चाबी निकालते हुए ताला खोला और अंदर दाखिल हो गई। सीधे प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ गई क्योंकि उधर से रोशनी की लकीर के साथ प्रीति की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हैरान परेशान मैं उधर बढ़ी। फिर प्रीति की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। फिर पता है क्या हुआ? परी रानी ने सिंड्रेला के आंसू पोंछे और उससे कहा कि वो डरे नहीं। तभी श्रुति की धीमी बुदबुदाहट सुनकर मैं चौंक गई। क्या सचमुच उसने दीदी बोलने की कोशिश की थी? मेरा मन हल्का हो आया। प्रीति ये क्लासिक कहानी थोड़ा एडिट करके सुना रही थी। परी रानी ने सिंड्रेला को बताया कि उसके पापा, मम्मी, सिस्टर सब उसको बहुत प्यार करते हैं और फिर उन्होंने उसको जादू की ड्रेस दी, ग्लास के शूज दिए और एक रथ पे बिठाकर राजकुमार की पार्टी में भेज दिया। वहां उसने इतने सारे मजे किए। दोनों की हंसी मेरे आंसुओं से भीगे चेहरे पर भी मुस्कान ला रही थी। उधर प्रीति कहानी खत्म कर रही थी। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। चल सो जा, अब कल मम्मा आए तो परेशान मत करना, ओके? श्रुति फिर बुदबुदाई। दीदी। उनके कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी और मुझे हर तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी। रोना आ रहा था, हंसी आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। अपने इर्द गिर्द साहिल की बाहों का घेरा महसूस हो रहा था। हमारे बच्चे समझदार हो रहे थे। अब हमारी सिंड्रेला खुद एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।